हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं डाइपोल को ध्यान देने से पहले। तो जैसे मान लिया आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे पैरेलल इक्वल स्पेस की लाइन ऐसे बना देते हैं। तो मान लो यहां पर इस एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी ई। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में। ठीक, और इस एरिया में मैंने एक ऐसे डाइपोल रख दिया। ठीक, ये मान लिया हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये मान लिया हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, समझ में आएगा। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ऐसे रखा था। ठीक, हमको पता है पुरानी बातें, ये मान लिया सेंटर ऑफ डाइपोल हो, ये मान लिया क्या हो, सेंटर ऑफ डाइपोल। ये ऊपर की दूरी भी डी, ये नीचे की भी दूरी भी डी। ठीक, तो चलो सबसे पहले समझ लो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, डाइपोल मोमेंट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट की अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ट्वाइस ऑफ, मतलब दूरी है कितनी, 2d मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई साहब ये हो गया। ठीक, समझ में। अब बहुत सिंपल सी बात है कि इस डायग्राम को देखकर आपको कुछ चीजों का अंदाजा बिल्कुल पूरी तरह से लग रहा होगा। ठीक, समझ में क्या लग रहा होगा कि भाई साहब डाइपोल पर मौजूद जो भी चार्जेस हैं, डाइपोल पर मौजूद जो भी चार्जेस हैं उस पर क्या होगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। उस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में ही बात। इस पर फोर्स किधर लगेगा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों चार्जेस पे क्या लगेगा, फोर्स। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना लगेगा, Q टाइम्स ऑफ E। कितना लगेगा, Q टाइम्स ऑफ E। अब बिल्कुल लॉजिकली बात करो कि जैसे मान लिया ये एक रॉड है, जैसे मान लिया ये एक रॉड है, इस पर एक तरफ मैं फोर्स ऐसे लगाऊं और दूसरी तरफ मैं फोर्स ऐसे लगाऊं। देखो, एक फोर्स इधर लगाऊं और एक फोर्स इधर, क्या ये रॉड घूम जाएगा, क्या ये रॉड घूम जाएगा। ठीक, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये क्या करेगा, घूम जाएगा। क्या करेगा, घूम जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, जब कोई चीज घूमती है तो पॉइंट ऑफ रोटेशन क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रोटेशन। मैंने आपको +1 में बताया था कि जब भी कभी कोई चीज फ्री टू रोटेट होती है, जब भी कभी कोई चीज क्या होती है, फ्री टू रोटेट, जब भी कभी कोई चीज फ्री टू रोटेट होती है, ठीक, समझ में, तो वो किस पॉइंट के अबाउट घूमती है, आपको याद हो, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक, तो जो भी इस डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट होगा, ये इसके अबाउट क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। ठीक, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई कि अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक, समझ में आई बात। ठीक, अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि भाई यहां पर टॉर्क लग सकता है, टॉर्क लग सकता है। एक चीज को क्लियर हो। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज समझ लो ध्यान से। ये वाला फोर्स मान लिया, अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान लूं, तो ये वाला फोर्स अगर QE हो तो ये वाला फोर्स लिखा जाएगा -QE। ये वाला फोर्स क्या लिखा जाएगा, -QE। ठीक, आप क्लियरली देख सकते हैं ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो F नेट कितना है, 0। F नेट कितना है, 0। ठीक, समझ में आई बात। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको पॉइंट वाइज उतार लें। सबसे पहले लिखें भाई, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो लिखे गए डायग्राम बनाने के साथ। और पहला पॉइंट लिखें, ठीक, जब भी किसी डाइपोल को, whenever a dipole is kept, whenever a dipole is kept in uniform electric field, whenever dipole is kept in uniform electric field,
then net force acting on it is zero. net force acting on it is zero. ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, समझ में आया? दूसरा पॉइंट लिख लें। From the diagram we can easily observe that from the diagram we can easily observe that there is a torque acting on the dipole. There is a torque acting on the dipole. अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी +1 में कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो उस पर दुनिया में किसी भी पॉइंट से टॉर्क निकालो, हमेशा क्या आता है? सेम आता है। हमेशा क्या आता है? सेम। इस चीज को एक बार एडिशनली याद रखना कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो ये तो क्लियर है, कोई जरूरी नहीं कि नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक, दूसरी बात एक चीज और याद रखनी है, मैंने आपको +1 में बताई थी कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो टॉर्क दुनिया में किसी भी पॉइंट से निकालोगे हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, समझ में आएगा? ठीक, तो ये कुछ खास चीजें हैं, आप इसको उतार लें और फिर हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा अब ये चीज तो समझ में आ गया भाई साहब, टॉर्क लग सकता है। ठीक, समझ में आया? अच्छा अगर तुम टॉर्क के डायरेक्शन का अंदाजा लगाने की कोशिश करो तो तुम क्लियरली देखोगे कि जो ये वाला फोर्स है, ये इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक, समझ में आया अंकल? और ये वाला भी फोर्स इसको सेम सेंस में घुमाएगा। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो पोलर डाइपोल की टेंडेंसी होगी कैसे घूमने की? क्लॉकवाइज घूमने की। कैसे घूमने की? क्लॉकवाइज घूमने की क्या होगी? टेंडेंसी होगी। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया। तुम खुद ही सोचो, इमेजिन करो, मान लो ये एक डाइपोल है। ठीक, समझ में आई बात? और इसकी क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी है, इसकी क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी, तो ऐसे घूमेगा। ठीक, समझ में? ये ऐसे घूमेगा। किस वजह से घूमेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या लगा रहा है? टॉर्क लगा रहा है। तो तुम खुद ही सोचो, मान लिया इस डाइपोल के ऐसे घूमने की टेंडेंसी है, इसकी ऐसे घूमने की टेंडेंसी है, तो अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहा हूं? और आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कभी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? स्टोर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये उंगलियां हैं, ठीक, अगर मैं इन उंगलियों को रिलीज करूं तो इसकी आगे जाने की टेंडेंसी होगी। इसकी कहां जाने की टेंडेंसी है? आगे। अगर मैं इसको उल्टा पीछे की तरफ खींच रहा हूं तो इसमें अपने आप क्या आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जब भी कभी आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे तो दो चीजों पे बात होगी, एक टॉर्क पे और एक पोटेंशियल एनर्जी पे। एक टॉर्क पे और एक पोटेंशियल एनर्जी पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है और जब भी कभी कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो अगला एक पॉइंट इसी में लिख ले, जनरल डिस्कशन में हिंदी में लिख ले। यहाँ पर दो बातों पर हमें डिस्कशन करना है। पहला टॉर्क पे और दूसरा टॉर्क की वजह से आने वाली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ में बात? अब हेडिंग डाल दें। सबसे पहली चर्चा करते हैं टॉर्क पे और फिर इसी के बेसिस पे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक, हेडिंग डाल दें, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ, हेडिंग डाल दें, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ uniform, torque acting on a dipole kept in uniform electric field.
चलो मान लिया भाई साहब ये एक एरिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसमें बढ़िया मस्त डाइपोल ऐसे रखा हुआ था। ठीक, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। ये है मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल और किसी एक तरफ की दूरी मान लो कितनी है d, मान लो कितनी है d। तो सबसे पहले फोर्सेस की बात करें, एज यूजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अगर आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो Q इंटू में 2D आ जाएगा। Q इंटू में कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। सबसे पहले फोर्सेस की बात कर लेते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा Q टाइम्स ऑफ E। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा Q टाइम्स ऑफ E। कितना लगेगा Q टाइम्स ऑफ E। ठीक, चलो मान लो ये एंगल कितना हो थीटा, मान लो ये एंगल कितना हो थीटा। आप क्लियरली देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो मान लो डाइपोल जो है वो थीटा के एंगल पे अलाइंड है। कितने के एंगल पे अलाइंड है? थीटा के एंगल पर अलाइंड है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले फोर्स का टॉर्क। ठीक, समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे? टॉर्क ऑन प्लस क्यू चार्ज क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, इसको ऐसे आगे खींचूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा अंकल टॉर्क है कितना Q टाइम्स ऑफ E मल्टीप्लाइड बाई D, मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। QED साइन थीटा। बहुत सारे तरीके हैं ये टॉर्क लिखने के। सबसे सही रहता है कि भाई साहब ये परपेंडिकुलर डाल दो, पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे डाला गया परपेंडिकुलर, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे डाला गया परपेंडिकुलर। अगर ये D हो तो ये क्लियरली D साइन थीटा होगा। ये हो गया टॉर्क ऑन चार्ज प्लस Q। ठीक, कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, समझ में आई बात? चलो अगली बात देख लो, टॉर्क ऑन माइनस क्यू क्या लिख दोगे? एज यूजुअल तुम खुद ही देख लो, माइनस क्यू पे भी टॉर्क जो लगेगा वो सेम सेंस में लगेगा। ठीक, कितना लगेगा भाई? क्यू ई डी साइन थीटा। कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, समझ नहीं बात? कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। दोनों का सेंस सेम है इसलिए पॉजिटिव साइन से लिखा है। तो अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ क्यू ई डी साइन थीटा, सेंस वही है क्लॉकवाइज। ठीक, तो समझ में आई बात? क्लियर है? तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो 2QD 2QD असल में किसका फॉर्मूला है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का तो क्या ये PE साइन थीटा है। और अगर मैं इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो T इज इक्वल्स टू क्या आ गया? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इस बात को थोड़ा सा ढंग से इलैबोरेट करते हैं, एक बार जरा ये पूरा छाप लें। ठीक है, समझ में? यानी कि जो टॉर्क लगता है वो किधर लगता है? वेक्टर P क्रॉस E के अलोंग लगता है। ठीक, समझ में ही बात? अब इस बात को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं डायग्राम में कि मैंने क्या बोला है, आपको क्या समझाना चाहा है। ठीक, समझ में बात? एक बार स्क्रीन पॉज करके चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर ले। चलिए बोर्ड पे लिखिए। चलो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। फोर्स तो क्लियर है कि भाई साहब इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन। ठीक, समझ में है? और अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक, समझ में है? P क्रॉस E देखो, P क्रॉस E, क्या P क्रॉस E ऐसे है अगर ये एंगल थीटा होता है। ठीक, तो P क्रॉस E क्लियरली दिख रहा होगा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इस डायग्राम को दोबारा से बनाएं और चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश करें। एग्जाम में आप P भी निकालना जानते हैं, E भी निकालना जानते हैं। ठीक, समझ में? P भी निकालना जानते हैं और E भी निकालना जानते हैं। और देख लो अच्छे से। ठीक, अच्छा
मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो ये फॉर्मूला असल में है पी साइन थीटा, ठीक। यानी कि आपको अच्छे से पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो टॉर्क मैक्सिमम लगता है, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो टॉर्क क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। टॉर्क क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा, ठीक, समझ में आया। अच्छा 0 डिग्री या फिर कितना हो जाए 180 डिग्री, ठीक, समझ में। एक बात, इस बात को एक डायग्राम में अच्छे से समझते हैं, ठीक। एक बार उतार लेगा, ठीक, कि चलिए आगे बताऊं। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि वेक्टर पी परपेंडिकुलर किसके है, वेक्टर ई के, तो इस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम लगता है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, ठीक, यानी कि पी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। टॉर्क कितना लग जाता है, 0 लग जाता है, ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। अब इस चीज को हम एक काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली एक डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। चलो मान लो ये एक एरिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, समझ में। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि डाइपोल ऐसे रखा है, तो हमें ये चीज बिल्कुल फील होनी चाहिए कि भाई साहब इस केस में डाइपोल मूवमेंट यानी पी का डायरेक्शन ऐसे है और ई का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, समझ में आई बात। ये है मेरा प्लस क्यू, ये है मेरा माइनस क्यू। फोर्सेस बनाते हैं, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स रहेगा कितना, क्यू ई, और इस पे इधर की तरफ फोर्स रहेगा कितना, माइनस क्यू ई। तुम क्लियरली देख सकते हो दोनों फोर्सेस एक टॉर्क दे देंगे और ये अंकल सेंस में घूम जाएगा, ठीक, समझ में आई बात। चलो मान लो यही एक दूसरे डायग्राम में देख लो, ठीक, मान लो मैं बोल दूं कि यही कुछ ऐसे रखा होता, ठीक, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो तुम क्लियरली देख सकते हो इस पर फोर्स इधर लगता और इस पर फोर्स इधर लगता, ये हो जाता मान लिया क्यू ई, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू ई, ठीक। आप खुद ही देख सकते हैं नेट फोर्स भी कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों फोर्सेस टॉर्क नहीं देख सकते। इस केस में अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो पी का भी डायरेक्शन यही है, ई का भी डायरेक्शन यही है, यानी कि थीटा कितना है 0 डिग्री, ठीक, और टॉर्क अपने आप कितना आ गया 0, समझ में। इस केस में टॉर्क कितना है, मैक्सिमम कितना, P इंटू में E, P इंटू में E। कोई दिक्कत किसी तरह की, कोई समझ में है। अच्छा मान लिया अगर ये उल्टा रखा होता, उल्टा रखा होता मतलब ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ऐसे, तो कुछ देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे बन जाता, ठीक। अभी भी इस वाले पे फोर्स इधर और इस वाले पे फोर्स इधर, अभी भी ये फोर्सेस इस पर कोई टॉर्क पैदा नहीं कर सकते, नेट फोर्स अभी भी क्या है 0 है, ठीक, समझ में बात। तो इस कंडीशन में एफ नेट भी 0 है और टी नेट भी क्या है 0, एफ नेट भी 0 है और टी नेट भी 0 है। इस कंडीशन में टी नेट भी 0, एफ नेट भी कितना 0, ठीक, समझ में आई बात। तो एफ नेट भी 0, टी नेट भी 0, ठीक, समझ में आई बात। तो अगर नेट टॉर्क भी 0 हो, फोर्स नेट भी 0 हो, तो फिर याद करो दो तरह की चर्चा शुरू हो जाती है इक्विलिब्रियम की, किसकी, इक्विलिब्रियम की, ठीक। यानी इन दो कंडीशंस में जो मेरा डाइपोल है वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यानी कि जब भी कभी वेक्टर पी यानी डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू वेक्टर ई हो या फिर एंटी पैरेलल हो किसके, वेक्टर ई के, तो इन दोनों कंडीशन में जो मेरा डाइपोल होता है वो किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब याद करो इक्विलिब्रियम पे दो तरह की चर्चा होती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये समझने के लिए हमें अगला कंसेप्ट समझना जरूरी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगली क्लास में हम देखेंगे टॉर्क के बाद किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी के लिए बस यहाँ